सेठी सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? अच्छा है। भी आज तो बहुत बड़ा दिन है। जी बिल्कुल। ये जरा मेरा थोड़ा एक जूम मीटिंग का हम्म। बैकग्राउंड जो मैं सेट कर रहा था, कल से हो नहीं रहा था। और हम्म। मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो इसके लिए मुझे वापस हेड थी। जी सर। कमलेश जी, इंडियन बिजनेस टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज बहुत बड़ी खबर है जी सर। कि बहुत चेंजेस आए हैं अमेरिका में। हाँ, अमेरिका को आज अपना 47th 47वां नया राष्ट्रपति मिल गया है। तो अनाउंसमेंट करने के बाद में स्टॉक मार्केट के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद में स्टॉक मार्केट में इमीडिएट क्या इफेक्ट पड़ा? जी सेठी जी, हम ये विषय को मार्केट के साथ जोड़कर बात करें, उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज मैं अपने दर्शकों के लिए पहले बताना चाहूंगा। ठीक है। जैसा कहते हैं कि दुनिया की एक सुपर पावर महासत्ता है अमेरिका। तो जब अमेरिका में चुनाव होते हैं और नए राष्ट्रपति आते हैं, उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर होती है। दुनिया के अनेक देशों की विदेश नीतियों के ऊपर असर होता है। दुनिया की अनेक देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका असर होता है। तो आज ये जो चुनाव का, हालांकि अभी भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट आया नहीं है, फिर भी जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को लीड मिली है 267, तो वो अब वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि वो प्रेसिडेंट बन गए। आज मार्केट में, अगर सेठी सर, अगर अपना भी 2 दिन पहले का डिबेट आप देखें, हम्म। तो हमने इसके ऊपर भी डिस्कस किया था। तो मैंने कहा था कि वैसे तो दोनों कैंडिडेट कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रम्प नेक टू नेक चल रहे हैं, कंपटीशन अच्छी दोनों के बीच में है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रम्प के साइड से जरा ऐसा लग रहा था कि उनके चांसेस बेटर है। और आज वही सामने खुलकर आ गया है। और अमेरिका के वे एक जैसा मैंने कहा 47th राष्ट्रपति बनकर चुनकर आए हैं वो। अमेरिका के ये चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि परिणाम में कोई भी कैंडिडेट जीतता, एक कोई नया इतिहास आज बनने वाला था। अगर कमला हैरिस जीतते, तो 236 ईयर्स के डेमोक्रेटिक अमेरिकन इलेक्शंस में ये पहली बार कोई महिला अमेरिका की राष्ट्रपति बनती, अश्वेत महिला वो भी। और प्रेसिडेंट अब जब डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं, तो आज करीबन 130 साल के बाद ऐसा हुआ है कि कोई एक प्रेसिडेंट रहा हो, वो अपना दूसरा चुनाव हार गया हो, यानी दूसरी टर्म उसको नहीं मिली, और फिर से खड़ा होकर वो दूसरी टर्म के लिए जीत के आए हो। तो आज ऐसा भी एक इतिहास अमेरिका में बना हुआ है। ये अमेरिका के लिए तो बहुत सारी चीजों के लिए इंटरनली उनके जो भी बदलाव वो होंगे, लेकिन पूरी दुनिया के लिए होगा। जब आपका जो प्रश्न था मार्केट के लिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रेसिडेंट अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो मार्केट भी, इंडस्ट्रीज भी ये देख रही थी कि वो भारत के लिए अच्छा होगा। क्योंकि पिछले 4 बरस तक जब वो राष्ट्रपति थे, तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी काफी अच्छे हेल्दी रिलेशंस रहे थे। ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के बारे में भी काफी अच्छी उन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, दोनों सरकारों के बीच में। अच्छा जैसा मैं कहूँगा कि निगोशिएशंस होते थे। और अमेरिका के वो उनके 4 साल के कार्यकाल में अमेरिका की और भारत के एक्सपोर्ट्स बड़े भी हुए थे। मार्केट ने भी बहुत पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से एक दुनिया का मैसेज जा रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में बदलाव होगा, क्योंकि वो प्रो कैपिटलिस्टिक कहिए, प्रो बिजनेस फ्रेंडली कहिए, इकोनॉमी ग्रोथ डेवलपमेंट फ्रेंडली कहिए, उस प्रकार का एक राष्ट्रपति अमेरिका को मिला हुआ है। और हमारे मार्केट ने भी उसको अच्छी तरह से रिएक्ट किया। मैं मानता हूँ मार्केट का रिएक्शन ये सही रहा। एंड में मैंने देखा कुछ 900 पॉइंट अपना सेंसेक्स बढ़ा हुआ है। एक बार ये अनाउंसमेंट हो जाए, प्रेसिडेंट अपने ऑफिस का चार्ज ले लेते हैं, उसके बाद स्थिति बिल्कुल
क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अभी जो भी प्रेसिडेंट होता है कमलेश जी, उसकी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। जी। ये खास मेरे को जानने को मिला कि ऐसा नहीं कि देश की जो पॉलिसी है वो तो है, उसमें से हम्म। किसको प्रायोरिटी देता है, किसको सेलेक्ट करता है, कैसे उस पर एक्शन लेता है। तो इसके लिए अभी नए प्रेसिडेंट के लिए क्या है जो प्रायोरिटीज है इकोनॉमिक पॉलिसी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें क्या रहेंगी? देखिए, आपने जो कहा ना, जैसे हमारा देश में होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा लेके आती है और अपना चुनावी घोषणा पत्र में उनकी सारी नीतियां की बात होती है, इंक्लूडिंग दी इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीतियां भी। तो हर पार्टी का जैसे अपना एक आर्थिक नीति की पॉलिसी कैसे हम बनाएंगे, हम किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चलाएंगे, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट बना के देते हैं। अमेरिका में भी वही सिचुएशन है। जो पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, जो पार्टी है, और उन लोगों की जो प्रेसिडेंट चुन के आता है, वो प्रेसिडेंट फिर तय करता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की इकोनॉमी किस तरह से काम करेगी। लेकिन मैं एक बात, मेरे अपने जो मैंने 40 एक साल में अमेरिका के जितने चुनाव हुए, किसी भी पार्टी के प्रेसिडेंट चुन के आए, फिर वो डेमोक्रेट हो कि रिपब्लिकन हो, तेरी जी, एक बात मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है कि अमेरिका एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज ऑलवेज फर्स्ट लुक फॉर हिज ओन अमेरिकन इंटरेस्ट। तो इसमें ये होता है ना कि दे आर ऑलवेज गोइंग टू प्रायोरिटाइज देयर नेशनल इंटरेस्ट, कोई भी पार्टी का प्रेसिडेंट होने दो, रिपब्लिक होने या डेमोक्रेटिक। और वो ऑलवेज अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो आपने देखा होगा, खुल के कहा है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन सिटीजन्सों को, अमेरिकन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, अमेरिकन कंपनियां अमेरिका में प्लांट से डाले, इन्वेस्टमेंट्स करें। तो उनकी जो पॉलिसी है, जिसे आप ये कह सकते हो कुछ हद तक कि ये प्रोटेक्टिव पॉलिसी। लेकिन दुनिया के अनेक देशों में ये स्थिति चालू हुई है, क्योंकि अगर हम अपने देश में रोजगार निर्माण नहीं करेंगे, अपने लोगों को रोजगार के अवसर नहीं देंगे, अपने लोगों को बिजनेस सेटअप करने का अवसर नहीं देंगे, तो कंट्री और इकोनॉमी प्रॉस्पर नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट की, डोनाल्ड ट्रंप की, जहां तक अभी तक जो उनका वक्तव्य रहा है, तो मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, वो बिलीव इन अमेरिका फर्स्ट। यानी दुनिया के साथ जब भी वो निगोशिएट करेंगे, दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्षों के साथ, तो उनके एजेंडा में ये सबसे पहले रहेगा कि अमेरिकन इंटरेस्टों को कैसे वो प्रोटेक्ट किया जाए, और अमेरिकन इंटरेस्टों को प्रोटेक्ट करने के बाद ही वो किसी भी बिजनेस डील में वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल, वेरी पावरफुल निगोशिएटर है। वो बहुत अच्छी तरह से निगोशिएशन करते हैं। और निश्चित रूप से जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में भी जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्षों से निगोशिएट करेंगे, तो वो काफी अच्छा निगोशिएशन करेंगे। अभी इंडिया जैसे आईटी में है, टेक्नोलॉजी में है, और अभी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए हैं इंडिया में। एप्पल के फोन्स हैं, दूसरे फोन्स हैं, चीज़ें हैं। तो इस पे क्या इनका कुछ कमेंट्स वगैरह रहेंगे, क्या उनकी पॉलिसी रहेगी कि ये इंडिया को अ, इनकरेज करना है कि डिस्करेज करना रहेगा? जी सर। सची सर, अगर आपने 2 3 दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार के दरमियान देखा होगा, सुना होगा कि टेस्ला के मस्क ने तो ओपनली कह दिया था कि अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप की जरूरत है, और डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनते, तो अमेरिका के लिए विकट परिस्थिति खड़ी हो सकती है। इस हद तक उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का समर्थन किया था। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि अमेरिका की जो बिजनेस पॉलिसी होगी ना, वो काफी हद तक फ्रेंडली पॉलिसी होगी। दुनिया के अनेक देशों में जो जायंट अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो दुनिया के अनेक देशों में अपने प्रोजेक्टों को लगाएंगे। जहां प्रोजेक्ट लगे हैं उसको गति देंगे, तेजी से वो पूरे करेंगे। जहां नया कैपिटल इंफ्यूज करना होगा, तो नया कैपिटल इंफ्यूज करेंगे। और अमेरिका की विदेश नीति में मैंने जो अभी आपसे कहा, ये हमेशा देखेंगे कि व्यापार हमेशा बढ़ना चाहिए। अमेरिका जब चाइना से भी निगोशिएट पिछले बार कर रहा था,
आपने भी देखा होगा उनके पिछले टर्म में उन्होंने कहा था कि चाइना के ऊपर दे वांटेड टू पुट सम ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन द चाइनीज गुड्स विच आर कमिंग टू अमेरिका, अमेरिका को जो चाइनीज प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। तो उस तरह से देखेंगे तो मैं ये कहूंगा कि हमारे देश के लिए है ना, ये एक बहुत अच्छा अवसर आने वाले 4 साल है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ निगोशिएशंस में भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफी बड़े अमेरिकन इन्वेस्टर्सों को भारत में आए उस प्रकार के वातावरण को हमारी सरकार भी तैयार करे। तो मुझे लगता है कि हम दोनों दोनों देशों के लिए है ना, ये 4 साल एक अच्छा पीरियड बना रहेगा। अभी कोई भी टॉप लेवल पे कुछ चेंजेस होते हैं तो सबसे बड़ा लोगों का ध्यान जाता है एक बात पर कि टैक्सेशन क्या रहेगा। क्योंकि हर एक आदमी का अपना सिस्टम होता है काम करने का। तो इसमें आपको क्या लगता है टैक्स की क्या पॉलिसी रहेंगी उनकी? टैक्स किस पे मुझे नया तो लगाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा, कम किया जाएगा? सेठी सर, मुझे लग रहा है जहां तक टैक्सेशन पॉलिसी की बात है ना, उसमें कोई फिलहाल वो नया टैक्सेशन पॉलिसी लाए या टैक्स स्लैब कुछ बढ़ाए, ऐसा मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा अमेरिका में। हाँ, एक चीज है कि पिछले बार जब फेड ने जो इंटरेस्ट रेट कम किए थे, तो आने वाले भी समय में 1 साल के अंदर हम शायद 1-1.5% से और इंटरेस्ट रेट कम हो गए, और उसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उसकी फेवर में होगी, क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसी पहले से ही बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी रही है। वो खुद अमेरिका के एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। दुनिया अमेरिका के 10-12 जो बड़े उद्योगपति कहिए, अमीर कहिए, उसमें उनका नाम आता है। तो मुझे टैक्सेशन पॉलिसी में अभी फिलहाल कोई बदलाव करे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अमेरिका के ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और जिसका लाभ मैं ये मानता हूं कि दुनिया के अनेक देशों को भी मिलेगा। तो एक अमेरिका के लिए भी एक अच्छा संकेत है। और हमारे देश के लिए, मैं तो फिलहाल भारत की अपने देश की बात करूंगा, तो हमारे देश के लिए भी ये एक अच्छा संकेत है प्रेसिडेंट ट्रम्प का चुन के आना। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट का क्या कहना है? जो एनालिस्ट है पेपरों में, मीडिया में, उनका क्या रुख है? वो इसको कैसे ले रहे हैं? ले रहे हैं, अमेरिकन नेगेटिव ले मीडिया, रहे हैं? या अमेरिकन मीडिया स्पेसिफिकली भारत को हमेशा एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन मानता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और मैंने ये बताया था कि हमारे देश में जितने एफपीआई अभी रजिस्टर्ड है, तो उसमें से करीबन 50% वो अमेरिकन फंड्स है। मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद ऐसा मानता हूं कि भारत में उनका निवेश बढ़ेगा। निवेश एफडीआई में बढ़ेगा, एफपीआई में बढ़ेगा, भारत के बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, प्राइवेट इक्विटीज, वेंचर कैपिटल, ये सारे सारे एरियाज में अमेरिकन फंड्स बड़ी मात्रा में आएंगे। और वो भारतीय शेयर बाजार के लिए, भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए, जो मैं कहूँगा, ये एक बहुत अच्छे पीरियड को हम कामना कर सकते हैं। और इनका कोई ग्रुप है ये साथ में, कोई इनके पसंदीदा लोग हैं इनको साथ में रखेंगे, ऐसा कुछ सुनने में आया है? देखिए, मैंने एक अभी ये बताया, जैसे एलन मस्क की बात की आपने। एलन मस्क अभी भी, आज भी, जब प्रेसिडेंट के चुन के आने के बाद भी, उन्होंने जिन्होंने उनको मदद की, समर्थन किया था, लोगों के नाम लिए, उसपे भी मस्क का उन्होंने नाम लिया है। तो एक बात तो निश्चित है कि अमेरिका के जो बड़े इंडस्ट्रीज है, उनको प्रेसिडेंट ट्रम्प का सपोर्ट, समर्थन डेफिनेटली मिलेगा। और उनके जो पॉलिसी मेकर्स के आने वाले दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट के ये देखना होगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स किसे वो नियुक्त करते हैं, फेड के नए रिजर्व फेड रिजर्व के नए चीफ कौन आते हैं वो देखना होगा। और अब तो उनका प्रेसिडेंट इन वेटिंग है। जब उनकी वॉच सेरेमनी मेरे ख्याल से जनवरी में होती है, 2 महीना हैंड ओवर टेक ओवर चलता है वहां पे भी, उस समय पे स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उनका जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस भी होगा, उसमें बहुत सारी चीज निकल कर सामने आएगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प का इस तरह से दोबारा 4 साल के गैप के बाद जीत के आना, ये भी अपने आप में मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव है अमेरिका के लिए। और मैं तो आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ सेठी जी पॉलिटिकली भी मानता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे बदलाव आएंगे। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पिछले
ढाई तीन साल से रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, उसके अंदर अमेरिका मध्यस्थी करेगी, डोनाल्ड ट्रम्प मध्यस्थी करेंगे। और ये युद्ध का उनका ये स्टेटमेंट आया भी हुआ है कि विश्व में कहीं भी युद्ध होना नहीं चाहिए, और युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। ये स्टेटमेंट से मैं ऐसा मानता हूँ कि वो यूक्रेन और रसिया के बारे में भी उनकी भूमिका रहेगी, और साथ साथ इसराइल और हमास के लिए भी। इसराइल पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप के विजय से काफी खुश है, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें भी अमेरिका एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम कि विश्व में जो कुछ देशों में अभी तनाव बना हुआ है, अशांति फैली है, युद्ध चल रहे हैं, वो आने वाले दिनों में वो शांति वहाँ बहाल हो, ऐसी स्थिति निर्माण होगी। अभी चीन बहुत उथल पुथल हो रही है चीन में। उसको बड़ा मुश्किल पड़ रहा है अपनी इकोनॉमी को सीधे ढंग से चलाना। तो अभी अमेरिका क्या है, नए प्रेसिडेंट का क्या रवैया रहेगा? देखिए, प्रेसिडेंट नए हैं, लेकिन वो पुराने वाले ही फिर से आए हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप है जो 2016 में जीत कर आए थे, और 2016 से 2020 प्रेसिडेंट थे। अब उस समय पे भी चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था, पूरी दुनिया जानती थी। और उसके पीछे भी लॉजिकल रीजन अगर आप देखेंगे तो वही है कि अब ट्रंप का यही मानना है कि जो भी ट्रेड होगा वो बायलेटरल ट्रेड में वो एक तरफा किसी का बेनिफिट नहीं होगा, और अमेरिका के हितों को भी उसमें पहले ध्यान दिया जाएगा। तो अब ये स्थिति आएगी कि निगोशिएशन में क्या होगा। निगोशिएशन में वही होगा कि चाइना अगर मान लीजिए कोई एक $1 ट्रिलियन की गुड्स एक्सपोर्ट करती है अमेरिका के लिए, तो अमेरिका सामने पूछेगी कि अब आप हमारे से क्या खरीदोगे। तो अमेरिका को भी चाइना मार्केट चाहिए। वो निगोशिएशन आएंगे, वो निगोशिएशन के टर्म्स पे आएंगे। और ये जो एक दौर होगा ना, उसमें यही होने वाला है कि जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ये इंश्योर करेंगे कि दुनिया के किसी भी देश के साथ जब कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे होंगे या प्राइवेट कॉर्पोरेट लेवल के होंगे, लेकिन उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट को, अमेरिका फर्स्ट जो ये बात करते हैं ना, उसके ऊपर पूरा जोर दिया जाएगा। तो मैं ये कहूंगा दुनिया के बाकी देशों के लिए और चाइना के लिए भी कि उनके निगोशिएशंस भी थोड़े अभी टफ हो गए। उनको भी अगर विश्व में अमेरिका के साथ ट्रेड करना होगा तो अपनी भी कुछ नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि वो बिजनेसमैन भी है ट्रम्प, तो समझते हैं बिजनेस की साइकोलॉजी को। तो उसका जी वो कितना फायदा मिलेगा दूसरे देशों को और उनके देश को आगे बढ़ने में? हाँ, देखिए सेठी जी, मैंने वही कहा कि एक उनकी एक इमेज ऐसी है कि ही इज अ वेरी गुड निगोशिएटर। तो वो अच्छा निगोशिएशन कर लेते हैं एज अ टॉप बिजनेसमैन। आप किसी राष्ट्र के अध्यक्ष बने, पहले भी वो 4 साल राष्ट्र के अध्यक्ष तो रहे ही है, तो उनके लिए अमेरिका का राष्ट्रपति होना ये कोई नई बात नहीं है इस बार के लिए। लेकिन ये चीज अब मैं जो देख रहा हूँ ना, कि उनका एक वक्तव्य यही था। अभी मैं जब मीडिया में चैनलों पर देख रहा था कि अमेरिका का फिर से स्वर्णिम युग मुझे लाना है, अमेरिका को और मुझे बेहतरीन बनाना है। तो आने वाले दिनों में अमेरिका के वेपन्स के बिजनेस बहुत बड़े होते हैं, टेक्नोलॉजी में वो लोग बहुत आगे हैं। तो दुनिया के कई देशों के साथ वो जब निगोशिएट करेंगे तो दे विल इंश्योर कि दुनिया के वो देश अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अमेरिका के ऑटोमोबाइल में टेस्ला की जो गाड़ियां हैं उसके लिए उनको मार्केट मिले, एप्पल के प्लांट्स लग रहे हैं तो एप्पल वालों को भी कुछ उसका बेनिफिट मिले। उस प्रकार के वातावरण बनेंगे। और अमेरिकन बिजनेसमैनों को भी मैं ये कहूंगा कि जो ग्लोबल प्लेयर है उनको अमेरिकन गवर्नमेंट की ओर से काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ये आने वाले 4 साल विश्व में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए अच्छे दिन आएंगे, ऐसा मैं तो कह सकता हूँ। अभी यूएस को क्या इंटरफेयर करना पड़ता है? बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका रॉ मटेरियल ताइवान में मिलता है, चाइना में मिलता है, और कहीं मिलता नहीं है, स्केर्सिटी में है। तो यूएस प्रेसिडेंट ने प्रेशर डाला था कि जो दूसरे देश विकास कर रहे हैं चिप्स वगैरह का, तो उनको कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। तो फिर उस दिशा में कितनी आगे ये कर पाएंगे, चला पाएंगे, उसको ये आगे प्रगति हो पाएगी, तो समय ही बताएगा। पर है डायनेमिक ये, यदि यदि जी डायनेमिक देखिए, है। ये जो पॉइंट है ना, मैंने इसके लिए आपको बताया
कि जैसे हमारे देश में भी देखिए ना, बीच में एक क्राइसिस आई थी, मारुति का भी कार का प्रोडक्शन बंद हुआ था, सेमीकंडक्टर चिप्स के इश्यूज हुए थे, ताइवान में वो बन रहे थे। अब भारत में भी और टाटा ग्रुप भी उसमें आ रही है। अभी आपने जो विषय कहा ना, मैं ये सोचता हूँ कि अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रम्प ये देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल उनको चाइना से मिलता है, तो दुनिया के बाकी देशों, और मैं कहूँगा भारत के लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो प्रोडक्ट अमेरिका को लगते हैं वो इंडिया अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चालू करे, रॉ मटेरियल चाइना की तरह अमेरिका को भी वो एक्सपोर्ट करे। तो भारत के लिए भी नए, भारत में जैसे सेमीकंडक्टर्स के चिप्स के प्लांट लगने वाले हैं, ऐसे अनेक प्रोडक्ट। और डेफिनेटली मैं कहूंगा कि अमेरिकन सरकार, नई सरकार, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर एक्सप्लोर करेंगे ही करेंगे कि वो सिचुएशन में आना ही नहीं चाहेंगे कि किसी एक प्रोडक्ट के लिए, किसी रॉ मटेरियल के लिए दुनिया के किसी एक देश के ऊपर ही निर्भर रहना पड़े। वो स्थिति में वो आएंगे नहीं। और अगर आज आपने देखा होगा सिटी सर, तो देखिए हमारे आज भी प्रेसिडेंट के पहले ही दिन डॉलर स्ट्रांग हुआ है। आज अपने यहाँ भी डॉलर का रेट 84.28 तक गया हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में डॉलर भी स्ट्रांग होगा, और अमेरिकन इकोनॉमी को रिवाइव होने का, ये मैं कहूँगा एक सबसे बड़ा अवसर मिला है। एक चीज़ और है जो चाइना से इसको फेस करनी पड़ेगी नए प्रेसिडेंट को, वो ये है कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में चाइना भी अमेरिका को बाहर करना चाहता है। उसका जो इरादे हैं 6-8 महीनों से ऐसे लग रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी पे पैसा भी बहुत खर्चा कर रहा है और वो प्रोडक्ट भी बहुत तैयारी से आता है। और अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उतनी, बैटरी वाली कार उतनी पॉपुलर नहीं हुई है जितनी चाइना में हो गई है। और चाइना भी डबल टर्नओवर की है। और चाइना का आदमी फालतू चीज़ नहीं खरीदेगा। तो इसके लिए क्या है, वो नेक टू नेक टक्कर दे रहा है। तो इसके लिए बड़ा चैलेंज होगा ये। इतना इजी नहीं होगा ट्रम्प के लिए। ये ट्रम्प कार्ड नहीं है उनका, होना खाली ट्रम्प कार्ड नहीं है, उन्हें करके दिखाना पड़ेगा। नहीं, ये जो आपने बात कही ना, जहां तक मैं जानता हूँ, दुनिया के अनेक देशों में टेक्नोलॉजी के मामले में तो अमेरिका अग्रसर है, आगे है। जहां तक चाइनीज प्रोडक्टों का सवाल है, हमने इंडिया में भी देखा है कि चाइनीज प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होती है। और कुछ प्रोडक्टों में तो हम देखते हैं ना कि जो जो मार्केट से आप खरीदते हो, जो शॉप से आप खरीदते हो, वो क्लियर बात करते हैं यहाँ से आप लेके गए, एक एक पैसे की हमारी जिम्मेदारी नहीं। प्रोडक्ट लेके जाने के बाद दूसरे ही दिन वो बंद पड़ जाए, 2 महीने के बाद बंद पड़ जाए, 6 महीने के बाद बंद पड़ जाए। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जहाँ तक क्वालिटी का सवाल है ना, चाइना की वो एक रेप्यूटेशन नहीं है। अब ईवी की आपने एक एग्जांपल दिया है, और यहाँ लेकिन मैं मैं एक चीज़ ऐसा कहना मान, चाहूँगा जी कि उसकी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन उस प्राइस पे भी कोई नहीं दे सकता आपको। जो प्राइस है उसको उसको भी कोई बीट नहीं कर सकता, ये भी मानना चाहिए हमें। देखिए, जब आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करते हो, तब स्वाभाविक रूप से आपकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कमी होगी। तो आप प्रोडक्ट बाकी से चीप बना के दोगे ही। लेकिन क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि डिफेंस के प्रोडक्ट ले लीजिए। मैंने कहा टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि टेक्नोलॉजीज अगर आपकी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके सिस्टम बग जाने चालू हो गए, सिस्टम के इश्यूज चालू हो जाते हैं। तो वो देखते हुए मैं कहूँगा कि कंज्यूमर्स के ड्यूरेबल जैसा कोई प्रोडक्ट की बात अलग है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, जिसके ऊपर इंडस्ट्रीज चलती है, वो सारे जो प्रोडक्ट है ना, उसके ऊपर मैं नहीं मानता कि दुनिया के कोई बड़े कॉर्पोरेट्स या दुनिया की कोई बड़ी गवर्नमेंट भी उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो ठीक है ना कि चाइना के प्राइस का, मैं लेकिन हर चीज में प्राइस बेंचमार्क के ऊपर नहीं होगा। अमेरिका की जो आज टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, अपने भारत में देखिए ना, अपने देश से करीबन 5 से 6 लाख आईटी फील्ड में अमेरिका में आज भी काम कर रहे हैं। तो जो उसकी एक डोमिनेंस है ना, वो डोमिनेंस का मुझे नहीं लगता चाइना उनके लिए इतना बड़ा खतरा अमेरिका के लिए बनेगा। दूसरा ये होता है कि दुनिया के अनेक देशों में अमेरिका का जिस प्रकार का व्याप है ट्रेड इन कॉमर्स का, तो वो चीज के ऊपर अब मुझे लगता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करेगी कि जिन देशों के साथ उनका इंपोर्ट ज्यादा है, चाइना से इंपोर्ट ज्यादा आता है, अमेरिकन एक्सपोर्ट कम है, तो वैसे कंट्रीज को वो लोग अभी वो फाइंड आउट करेंगे एंड दे विल वर्क ऑन दिस। बट डेफिनेटली
एक बदलाव दिखेगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में। ये 4 साल एक अग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अमेरिकन हितों को वैसे तो हर प्रेसिडेंट ने किया है, लेकिन ये काफी अग्रेसिवली कहा है। उन्होंने तो पहले ये देखिए आज घुसपैठियों की भी बात की है। घुसपैठियों के लिए उन्होंने कहा कि उसके लिए भी हम सख्त कानून लाएंगे। वो मैक्सिकन बॉर्डर पे तो वॉल बनाना चाहते थे। और बांग्लादेश के अंदर भी जो अब हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर उसका वक्तव्य है। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों में दुनिया के 4-5 देश, इसमें से एक तो बांग्लादेश है, उसमें भी कुछ बदलाव दिखने को मिलेंगे। क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसी ये भी रही है ना, उनके फेवर की जो सरकारें होती है तो उनके साथ उनका ट्रेड, कॉमर्स, फाइनेंशियल एड, मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान को भी इतने बरस तक वो देते ही रहते थे ना। लेकिन ये बदलते हुए समय में अब की जब युग बदला है, यहाँ मोदी युग चल रहा है 10 साल से। भारत भी एक नई दिशा में आया है। भारत भी एक बड़ी सत्ता के रूप में उभर कर आया हुआ है। एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आया हुआ है। दुनिया के एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री बनकर उभर के आया है। और ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल इंडिया में भी है। तो ये सारे चीज को देखते हुए मैं मानता हूँ कि ये 4 साल में 2028 तक भारत और अमेरिका दोनों के लिए काफी अच्छे अवसर आए हुए हैं। और दोनों को इस अवसर का, इस मौके का फायदा लेना चाहिए। भारत को भी अपनी व्यापार नीति में बदलाव लाने पड़े तो बदलाव लाए, लेकिन कैसे ज्यादा अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में अट्रैक्ट कर सके, उस दिशा में काम चालू करना चाहिए। मैं कहता हूँ ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अभी तो हमारे जो हेलीकॉप्टर और जेट वगैरह कुछ बनते हैं, विमान बनते हैं डिफेंस के, वो अमेरिका खरीदने लगा हमसे। तो कई चीज़ें परिवर्तन आ रहे हैं, और हमें आशा है कि इसको और एनकरेज करेंगे ट्रम्प। बिल्कुल करेंगे। और देखिए सेठी सर, अब जो युग में हम जी रहे हैं ना, ये एक ऐसा दौर में हम गुजर रहे हैं कि दुनिया का कोई भी देश वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेगा, छोटा देश हो या बड़ा देश हो। और उसमें भी जब अमेरिका जैसी महासत्ता होती है तो वो तो किसी भी कीमत पर अपने अपने इंटरेस्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हाँ, निगोशिएशंस का स्कोप किसको रहता है? छोटे छोटे देश है, एशिया पैसिफिक रीजन में 15-16 ऐसा देश है। उन लोगों को अब ये देखना चाहिए कि अमेरिका के निवेशकों को यह अपने देशों में अट्रैक्ट करे। अमेरिका कहती है ना कि जब भी समझो डिफेंस के कोई इक्विपमेंट्स भी होंगे तो अमेरिका से लेना होता है। टेक्नोलॉजी अमेरिका देती है वो ऑपरेट करने के लिए भी। तो वो सारी चीजें भी अपने कंट्री में बनी, जैसे भारत कह रही है ना हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एरिया है कि जिसके ऊपर अगर वो मिलकर काम करेंगे ना तो दोनों कंट्री के लिए मैं ये कहूंगा कि भारत सरकार भी काफी अच्छी स्थिति में है। और मैं तो कहूँ कि अब कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या इकोनॉमी मार्केट अपनी रिवाइव हो जाएगी। मैं कहा करेक्शंस का दौर क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए जब तक ये पूरी गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं होता है हमको रुकना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका के इन्वेस्टर बड़ी मात्रा में भारत में निवेश करेंगे 2025 में, उसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है। अभी दो चीज़ें हैं, एक तो है अड़चनें कौन सी हैं, जिनका काम इंडिया अमेरिका के बीच में कौन सी तकलीफें आती हैं जिसकी वजह से काम स्मूथ ढंग से नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ है कि पेंडिंग इशू कौन से हैं इनके, जो इश्यूज पेंडिंग है उनको सॉल्व करेंगे तो गाड़ी ढंग से चलेगी आगे। तो ये दो बिल्कुल चीज़ों पे बिल्कुल फोकस बिल्कुल। करना पड़ेगा, हमें मालूम चले क्या है। आगे खाली ट्रम्प आ गए तो अभी उसके आगे क्या करना है, इंडिया की डिमांड क्या है, इंडिया का एजेंडा क्या है जो उनको देगा, उसके बारे में कुछ देखिए बताइए। देखिए, इंडिया तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि सबसे पहले हम यही सोचते हैं, और हमारा हमारे देश की सरकार का भी ये प्रायोरिटी होगी कि कैसे अमेरिकन निवेश को इंडिया में लाया जाए। दुनिया में अनेक देशों में वो फंड जाता है तो भारत में अधिक से अधिक फंड कैसे लाया जाए, एक बात। दूसरी बात, कितने अमेरिकन बड़े जायंट्स कॉर्पोरेट्स जो है वो इंडिया में आके अपने प्लांट्स लगाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए, इसके ऊपर भारत सरकार काम करेगी। तीसरी बात कि जब हम उनके साथ कोई भी ट्रेड कॉमर्स की बात जब बात करते हैं तो उसमें कुछ पार्ट्स जो अब तक यूएस से यहाँ आते थे वो इंडिया में बने। यूएस टेक्नोलॉजी अपने को
यह यूज करने को दे, उसके ऊपर बात बने। और ये सारी चीजें जो है ना, वो आज भारत वो स्थिति में है, क्योंकि भारत भी आज 145 करोड़ की जनसंख्या का देश। मार्केट की दृष्टि से भी देखो तो दुनिया के दो ही बड़े देश है, चाइना और भारत। तो इतनी बड़ी मार्केट को अमेरिका का देश भी निग्लेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकता। और ये जो मैं हमने डिस्कस किया ना, मैं सेठी जी कहता हूँ, देखिए जैसे ही जनवरी में ये सरकार के ऑफिशियल फॉर्मेशन हो जाएगा ना, और उसके बाद आप देखेंगे कि दुनिया के अनेक देशों, इसमें हमारा देश भी अमेरिका के साथ उनकी मुलाकातें होना, विजिट्स होना, स्टेट विजिट होना, हमारे कंसर्न मिनिस्टर्स का विजिट्स होना, ये सब चीजें चालू होगी। ब्यूरोक्रेटिक रिलेशन स्ट्रेंथनिंग किए जाएंगे, पॉलिटिकल रिलेशन स्ट्रेंथनिंग किए जाएंगे, और ये सारी प्रक्रिया आपको जनवरी से दिखना चालू होगी। भारत के लिए मैं ये एक रिजल्ट से मैं कह सकता हूँ कि अगर थोड़ा अभी अपने यहाँ एफपीआई का जो सेलिंग चल रहा है, दिसंबर एंड तक भी वो कुछ सेल करते रहे, जनवरी में जैसे मैंने कहा था, मोस्ट ऑफ दी फंड हाउसेस होते हैं दुनिया के, वो अपना फंड अलोकेट करते हैं कि किस कंट्री में कितना फंड देना है, इक्विटी में कितना देना है। तो जनवरी में जब अमेरिकन भी जाइंट फंड मैनेजर्स है, फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना जब फंड अलोकेट करोगे ना, उससे पिक्चर बिल्कुल साफ होगा। और मेरा तो ये मानना है कि भारत के लिए उनका अलोकेशन बढ़ेगा। हमने अच्छी बातें बताई, दोनों देशों के बीच में क्या प्रगति कैसे अच्छी हो सकती है उसके बारे में बोला, और क्या कौन से इश्यूज हैं, वर्ल्ड के इश्यूज कौन से हैं। और आपने खासतौर से युद्ध के बारे में बात कही कि युद्ध को रुकवाने में अपना देगा, एजेंडा रखेगा नए प्रेसिडेंट। तो ये अच्छी बातें हुई। जी तो सर। अभी एक ही मिनट का समय है, अभी इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। जी और सर। आशा करते हैं कि भविष्य में आपके सेवाओं का लाभ हमें दोबारा मिलेगा, और हम नहीं इस सेठी पर जी, भी बात ये करेंगे। एक मिनट में मैं यही कहूंगा कि आज का एक ऐतिहासिक दिन, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति आए हैं, भारत में भी 4 महीना पहले हमारे सरकार फिर से तीसरी बार आ गई। ये नई सरकार, ट्रम्प सरकार, दोनों मिलकर आने वाले दिनों में बेहतरीन रिलेशंस बनाएंगे, जो दोनों देशों के हित में होगा। और भारत और अमेरिका दोनों जब ग्रो करेंगे ना, तो पूरी दुनिया का उसका लाभ होगा। 2025 के लिए मैं आशावादी हूँ, हमारे लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी। और मुझे आपने डिबेट में आज बुलाया ये विषय के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार, बहुत अच्छा बोले आप। सर। थैंक यू।